मेरा चार्ट में तो आपका आत्मकारक प्लस दाराकारक ये योग है, और बुध जो है मेरा पुत्र कारक है, प्लस पंचमेश के उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है पंचमेश का। पंचमेश के पंचमेश साथ, का हाँ, शनि आपका पंचमेश था। वो, जी, जी 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 जी, चलिए, ठीक है। तो वो आज हम लोग वही क्या राजयोग करते हैं, बन रहा हाँ, है आज बस। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो दशा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, हाँ, सर एक क्वेश्चन था। बताएं, बताएं। सर जैसे कि मेरा चार्ट में ये जो क्या है कि आत्मकारक के साथ मेरा दाराकार, ये जो सॉरी, आत्मकारक के साथ ज्ञाति कारक का कनेक्शन बन गया, हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद दाराकारक के साथ ज्ञाति कारक का कनेक्शन बन गया। तो ये सब जो सिस्टम है कि ये तो निश्चित रूप से अगर मैरिज लाइफ को खराब कर देगा या हेल्थ को जरूरी खराब नहीं कर है, देगा, इस देखो तरह से जो कुछ। कभी भी एस्ट्रोलॉजी में, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो कभी भी एक कॉम्बिनेशन के आधार पे आप पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कि ये हो गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया तो मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, तो वो चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन वैवाहिक बना जीवन है, खराब हो जाएगा हाँ, ऐसा जैसे नहीं। हम लोग जी हम क्या करते हैं कि पराशरी में एक कॉम्बिनेशन देखा, वो चीजें फिर आप जाके नवांश कुंडली में भी देखते हो। उसके बाद और स्पेसिफिक देखना होता है, तो जो वर्गा कुंडली होती है हमारी, जैसे मान लो प्रोफेशन का देख रहे हैं, तो दशमांश में जाके भी देखते हैं हम, समझ लो। तो ऐसे करके जब जी जब सब जी। जगह से भाव भावेश कारक सारे पीड़ित हो गए, इसलिए जैसे आप ऐसे समझो ना कि कोई जो कारको भाव नासा का लाइन सुना होगा ना आपने, शब्द कारको भाव नासा। हाँ हाँ जी हाँ, सुना, जी तो वो सुना। क्या होता है कि जी कोई कारक भाव में बैठ गया तो उसका नाश हो जाता है। वो किस लिए बोला गया पता है वो आपको? जी, हाँ, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जितम, हमने वो तो है ही। अति हो जाता हाँ, है। वो तो चलो जी ठीक है जी कि अति रूपेण वैशिता अति दानात बलिबद्धो अति रूपे अति गर्वेण राहो ना ह्यात सर्वत्र वर्जित। तो वो अलग चीज हो गया आपका। लेकिन जी। हाँ, इसमें बेसिकली क्या है ना कि आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कि गुरु जाके पंचम भाव में बैठ गया, ठीक है। अब कहीं से भी हम्म अगर हम्म गुरु पे खराब दृष्टि हो जाए, किसी मतलब खराब प्लेनेट की दृष्टि हो जाए, अशुभ प्लेनेट की दृष्टि हो जाए, तो वहां पे गुरु हम्म तो पीड़ित हो गया। अब हम्म, उस भाव का कारक भी है गुरु। तो सोचो कि वहां जाके वो भाव भी खराब हो गया, कारक जी भी खराब हो गया, तो क्या भाव भावेश कारक एक ही जगह पे सारा कुछ खराब हो गया। अब आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए बोलते हैं कि जी भाव, इसी कॉन्सेप्ट को लेके कहीं ना कहीं लिखा गया हमारे शास्त्र में कि भाव कारको भाव नाश। अगर कहीं और पे रहता तो मान लो चलो फिफ्थ हाउस पे दृष्टि पड़ भी रही होती, तो पंचम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम होता। लेकिन चूंकि कारक सेफ होता, कारक अच्छे जगह पे होता, या उस पे खराब दृष्टि नहीं होती, तो हम उम्मीद कर सकते थे कि चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन वहां पे क्या हुआ, भाव भी खराब हो गया, जी। कारक भी खराब हो गया। सर रिकॉर्डिंग खुले हुए है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग है आपका। सर रिकॉर्डिंग खुला हुआ है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो वहां पे क्या हुआ, आपका भाव भी खराब हो गया, कारक भी खराब हो गया। तो दोनों चीजें इकट्ठे खराब हो गई। इसलिए बोलते हैं कारको भाव नाशा का। जी तो जी एक तो ये कंडीशन हो गया आपका। उसके अलावा अ, वानी वानी गेट बंद कर दो। उसके अलावा क्या है आपका कि अब जब भी प्रिडिक्शन करना था, आपको एक आधार पे नहीं बोल देना है कि जैसे मान लो कि आपका आत्मकारक ज्ञाति कारक के साथ बैठ गया, तो अब आपको हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी या हमेशा बीमारी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा देखो कि और भी हो सकता है कि वो किसी और रिलेशन को भी बता रहा हो। जैसे मान लो कि कोई ऐसा जातक है जिसको मेडिकल से रिलेटेड मतलब प्रोफेशन में है उसका संबंध, तो उसको उसका भी रिलेशन शो करेगा। या कोई मान लो वकील वकील होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी ये सब भी तो सिक्स हाउस से देखते हैं। अब आत्म कारक का जी। ज्ञाति कारक से अगर संबंध बना, तो हो सकता है कि वैसा जातक कोर्ट कचहरी वाले मामलों में भी कहीं पे कुछ वकील वकील कुछ होगा, समझ रहे हो। या सिक्स हाउस सर्विसेज को भी दिखाता है, तो ज्ञाति कारक का संबंध होना कहीं ना कहीं उसके लड़ाकू प्रवृत्ति को भी दिखाता है। तो कई सारी चीजें हैं। तो अब जिसको मान लो कि आप रोग का देखना है, तो रोग के अलावा बाकी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि आत्मकारक के साथ और किसका संबंध बन रहा है, क्या है, नहीं है। उसके आधार पे हमें प्रिडिक्शन देना होगा। या आत्मकारक ज्ञाति कारक का आपका सप्तम भाव से संबंध बन रहा है, तो ज्ञाति कारक से सप्तम का देख लिया आपने, फिर अब चूंकि सप्तम का देख रहे हो, तो आपको दारा कारक को भी देखना पड़ेगा। जैसे दारा कारक का जी ज्ञाति कारक से संबंध है आपकी कुंडली में ना। जी। हाँ, तो 11 कारक का दारा संबंध कारक है। और ज्ञाति हाँ, कारक। ज्ञाति कारक हो गया। तो अब आपको देखना है कि दारा कारक से सप्तमेश की कंडीशन, दारा कारक से सप्तम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसकी क्या कंडीशन है। उसके अलावा सेवंथ पद कहाँ पे बैठा है। वो सब कई सारी चीजों को मिला के फिर आप एक निर्णय पे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली में क्या फैमिली लाइफ खराब है कि नहीं है। ठीक है।
तो वो चीजें हैं। सर 7th पद अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या निकालेंगे इसका प्रेडिक्शन? 7th पद फर्स्ट हाउस में बैठना, उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके फैमिली जो होगी, मतलब शादी हो, एक तो आसपास हो सकती है, आपके घर के जन्म स्थान से आसपास में भी हो सकती है आपकी, इसको देख सकते हैं। या जी। वैसे बोल सकते हैं कि जो वाइफ है डोमिनेटेड टाइप होगी, या वाइफ का प्रभाव ज्यादा रहेगा, या अगर मान लो उसको 7th पद बिजनेस से भी चूंकि देखते हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड चीजों के बारे में भी उसको हम अंदाज लगा सकते हैं कि हो सकता है बिजनेस में वैसे जातक की अभिरुचि ज्यादा होगी, बिजनेस करेगा तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा उसमें। तो ये सारी चीजें उसमें है। ओके। और हाँ, इमेज को भी दिखाता है जी सर। 7th हाउस आपका, तो वो भी एक हो सकता है कि समाज में अच्छे इमेज को दर्शाता है ये सारी चीजें भी आपकी हैं। ठीक है। तो अब आज ओके हमारा ओके। जो, हाँ, आज जो हमारा है जी। वो दशा, बेसिकली कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं दशा और अंतर्दशा का, चर दशा का। तो वो हम एक बार इसको देखेंगे। हम्म। तो अब देखो दशा में सबसे जो एक बार मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। तो दशा में अगर देखोगे तो सबसे पहला आपका आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपने सबसे पहले ये दिखाई डिसाइड करना हो कि लग्न कौन सा है, क्योंकि देखो दो तरीके से दशा निकालते हैं, मतलब दशा का सीक्वेंस कैसे हो, इसमें सबसे पहले तो ये डिसाइड हमें करना होता है कि दशा का सीक्वेंस कैसा होगा। सव्य क्रम और अपसव्य क्रम बोलते हैं, मतलब एक सीधा सीधे डायरेक्शन में और एक उल्टे डायरेक्शन में। तो वो डिसाइड करना होता है। उसके बाद हम जी। निकालते हैं कि कितने साल की दशा होगी। तो इस चर दशा में मिनिमम 1 साल से लेके मैक्सिमम 12 साल तक की दशा होती है। तो अगर मान लो जिस राशि की दशा हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ राशि की दशा की हम बात कर रहे हैं, चर दशा की, तो राशि दशा में यदि प्लेनेट अपनी ही राशि में आके बैठ गया है, तो वो 12 साल की दशा होगी, उससे ज्यादा दशा नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि जो दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको राशि देखनी है कि लग्न कौन सी राशि है। ठीक है। सबसे पहले आपका काम होगा लग्न की राशि आप देख लो, और लग्न की राशि के आधार पे फिर वहां से आपको देखना है कि नौवीं राशि कौन सी है। ठीक है। तो अगर मान लो पहली राशि आपकी होगी 1 2 3, और ठीक उसी से सातवां आपको देखना है, मतलब 1 से 7वां कौन सा हो जाएगा, 7th हो जाएगा। ठीक है। 2 से 7वां जी। आपका होगा जी। हाँ, 2 से 7वां आपका होगा 8। वृश्चिक राशि। हाँ। ठीक है। 8। वृश्चिक राशि। और 3 से आपका 7वां कौन सा हो जाएगा। धनु राशि। हम्म। तो उसी आधार पे आपको देखना है कि आपकी जो नौवीं राशि होगी आपकी, मतलब लग्न भाव से नौवीं राशि को पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है। अब हम्म। अगर लग्न से नौवीं राशि आपकी 1 2 3 या 7 8 9 ये आएगा, तो जो आपके दशा का क्रम होगा वो सीधा होगा। ठीक है। डायरेक्ट सीक्वेंस में आपका होगा। अच्छा। अब ऐसे हाँ, समझ लो। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको उसको। लग्न से। मैं, हाँ, मैं इसको लग्न से। 1 मिनट चार्ट पे मैं साथ में बना दूंगा, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। लग्न से, हाँ हाँ, थोड़ा समझ में आता है। हाँ, लग्न से सबसे पहला आपको क्या करना, 9th हाउस में देखना कौन सी राशि बैठी हुई है। जी। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। जी। सबसे पहले आप लोग आपको देखना है कि लग्न से 9th हाउस में कौन सी राशि है। तो लग्न से अगर 9th हाउस में 1 2 3 या 7 8 और 9, ये राशि, इनमें इन 6 राशियों में से अगर कोई राशि आपकी है लग्न से 9th हाउस में, तो दशा का क्रम सीधा होगा। सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि एक अब 1 2 3। 7 8 सर 9 1 2 3 7 8 9। हाँ, 7 8 9। जी ठीक है। सर। हाँ,
तो अब तो सीधा का दशा का क्रम सीधा होगा। सीधा होगा। हाँ, अब सीधा का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मेष राशि है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ लग्न में मैं चलो मेष राशि लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब दशा का क्रम होना है सीधा। हम्म, सीधा का मतलब कि ये डायरेक्शन आपका हो गया, इसी डायरेक्शन में चल रहा है क्रमानुसार, बराबर। हाँ क्रमानुसार। हाँ, ठीक है। जी जी। तो ये आपका सीधा क्रम हो गया। अब सीधा क्रम का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि पहला यहाँ पे एक है, तो दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो सीधा का मतलब ये होगा कि जैसे सिंह राशि की दशा है तो सिंह के बाद आएगा कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ऐसे करके आएगा। सीधा का मतलब ये हो गया। अगर उल्टा होता है तो उल्टा का मतलब होता है कि सिंह, हम्म, कर्क, मिथुन, वृष, मेष, ऐसे उल्टा चलता है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया कि सबसे पहले हमने लग्न से नाइन्थ हाउस को देखा। लग्न से नाइन्थ हाउस में जो सी भी राशि है उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि जो दशा का क्रम होगा वो सीधा है या उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी अगर लग्न में मेष राशि, लग्न से नाइन्थ में मेष राशि है तो हमारा जो दशा का क्रम होगा वो सीधा होगा। क्लियर है? जी हाँ, एक तो तरीका ये हो जी, गया। क्लियर है। उल्टा? हाँ, इसी अच्छा, इसी का जो अपोजिट, जैसे मान लो कि लग्न से अब एक दो तीन तो हो ही गया है। अच्छा, एक चीज और गौर करो, आप देखो यहाँ पे हाँ। एक दो तीन है ना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक दो तीन ना, ठीक इसका सातवां ये दोनों है, देख रहे हो। एक का जो ठीक अपोजिट अच्छा 7 हो अच्छा। गया, हाँ, 2 का ठीक अपोजिट 8 हो गया, 3 का ठीक अपोजिट 9 हो गया। तो ये डायरेक्ट वाले हैं सारे। जी इनडायरेक्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जी, दो तीन सीधा हो ही होगा। गया है, हाँ, तो 4, 5, 6 और इसके बाद हो जाएगा 10, 11 और 12। ये आपका अगर नाइन्थ हाउस में 4, 5, 6 है या 10, 11, 12 राशियां हैं यहाँ पे, जैसे उस समय एक था, यहाँ पे अगर 10 होगा तो 11, हम्म, 12, 1, 2, तो मतलब यहाँ पे दूसरी राशि, तो दूसरी राशि होगी तो 2, जी 1, फिर ऐसे चलेगा, मतलब ये सीक्वेंस चलेगा। यहाँ तो 10 जी बैठ गया, 9, 8, 7। तो जो दशा का क्रम आएगा तो सबसे पहले वृष राशि आएगी, वृष राशि के बाद आपका मेष होगा, मेष के बाद मीन होगा, ऐसे सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक तो जी तरीका ये हो गया कि सबसे पहले आपने क्या किया, जी नाइन्थ हाउस को डिसाइड कर लिया लग्न से, और उसके आधार पे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपका जी दशाक्रम सीधा होगा या उल्टा होगा। जी, बिल्कुल। एक मिनट होल्ड कीजिएगा भाई, वरना असमी ही है क्या, वरना चली गई, चली गई। कितने बजे, कब से, हाँ चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चला जा सकता है, चल चल चल। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमने एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि आपने लग्न से नाइन्थ हाउस को देखा, जो राशि होगी उसके आधार पे हमने डिसाइड कर लेना है कि दशा का जो क्रम होगा सीधा होगा या उल्टा होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, जी अब जी इसी को मैं दूसरे तरीके से करूंगा तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने सीधा देखना है कि अगर लग्न में 5, अब जैसे देखो यहाँ पे पहला जो हमने एग्जांपल लिया था कि लग्न से नाइन्थ में 10वीं राशि थी तो लग्न में कौन सा होगा, सिंह राशि होगा, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। मतलब लग्न से पहली राशि थी तो सिंह राशि हुआ था। अब वैसे ही अगर लग्न से दूसरी राशि होगी, मान लो यहाँ पे 2 बिठा दूं मैं, ठीक है, तो 2, 3, 4, हम्म, 5, 6 जी, आ रहा है, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं तीसरी राशि बिठा दूं नाइन्थ हाउस हाँ। में, तो 3, 4, 5, 6, 7, हम्म, 7 आ गया। तो या तो आपने वैसे देखा कि नाइन्थ हाउस ही डिसाइड किया, या दूसरा ये कर लो कि आप भाई लग्न में अगर 5, 6, 7 अगर ये इनमें से कोई राशि होगी तो इसका क्रम सीधा ही होगा, ठीक है। जी मतलब दो तरीके, या तो भाई आपने जी नाइन्थ हाउस से देख लिया कि कौन सी राशि बैठी, 1, 2, 3, 4 या 7, 8, 9 है तो डिसाइड हमने कर दिया कि भाई सीधी दशा चलनी है। या तो दूसरा ये किया कि आपने लग्न को ही याद कर लिया, अब लग्न में अगर 5, 6, 7 में से कोई राशि है या फिर 11, 12, 1 में से कोई राशि है तो उसका क्रम सीधा ही होगा। और उसके अलावा अच्छा, 11 और 12। हाँ, जी, मैं लिख दे फिर रहा हूँ, से 11 और 12।
5 6 7 11 12 और 1, ये हो गया आपका सव्य क्रम हो गया, डायरेक्ट ऑर्डर। अच्छा, 5 6 7 7 11 11 12 और 1, 12। ये सव्य क्रम हो गया। और अब सव्य क्रम में क्या हो गया आपका कि 2 3 4 8 9 और 10, ये ऑर्डर होगा तो आपका रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। कितना? 2 डायरेक्ट 3 4 2 3 4 हाँ, 2 3 4 8 8। 9 10। हाँ, ठीक है, 2 ये 3 आप 4 8 9 8 10। 9 10 हो गया। ठीक है, जी, एक ये होगा। हाँ, अच्छा, एक इसी को देखते हैं हम लोग, दशा एक निकालते हैं एग्जाम्पल। हाँ, 2 3 4 8 9 10, ये दो होगा तो हाँ अपसव्य चलेगा। हाँ, 2 3 4 8 9 10, तो ये उल्टा चलेगा। ठीक है, जी, इसको हम और 5 5 6 7 11 12। हाँ, 5 6 7 11 12 और 1, अच्छा, 5। अच्छा, 5 6 7 1 11 मतलब 5 6 हाँ 7, हाँ 1 5 6 7 11 11 12, 12, ये या सभ्य बोले हाँ, तो अगर लग्न में ये उल्टा। राशि होंगी तो सीधा चलेगा। अच्छा, ये लग्न से। हाँ, लग्न से। पहला तो बताया था कि पहले ओके। तो आप अच्छा, 9th हाउस आइडेंटिफाई कर लो, उसके आधार पे कर लो। और ये दूसरा मेथड है कि सीधा आपको लग्न ही याद कर लो कि ये लग्न होगा तो सीधा चलेगा। और उसके अलावा जो 2 3 4 और 8 9 10 होगा तो उल्टा चलेगा। ओके, ठीक है, अब समझ में आया। अब इसमें देखो आप जी सर। एक एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। हाँ सर, 1 मिनट। हम्म, 1 5 6 7 11 12, ये मतलब उल्टा चलेगा या सीधा उल्टा चलेगा ना? कौन सा एक? 1 5 6 7 11 12, हाँ, ये सीधा चलेगा। ये सीधा। हाँ अच्छा, और 2 3 4 8 9 10, ये लग्न होगा तो ये उल्टा चलेगा। हाँ, 2 3 4 8 9 10, ये उल्टा चलेगा फिर। जी। जी सर। एक मिनट रुको, मैं इसको दिखा रहा हूँ। चलो, यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे आप देखो जो किसी नेटिव का है, तो अब आप देखो राशि कौन सी है आपकी लग्न में। जी सर, मीन लगना है। मीन लग्न है ना, तो मीन जी। लग्न हो गया आपका, तो आप देखो अपने कॉपी में जो लिखा है आपने, हम्म। दशा कैसी चलेगी। सर, अगर लग्न से देखते हैं तो सीधा चलेगी, और 9th हाउस से देखते हैं तो भी सीधा चलेगी। हाँ, वो देखो दोनों बराबर तरीके हो से गया। देखने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही तरीका से देखना है। वो तो मैंने दो तरीके बता हाँ, दिए तो कि तो देखो अब जैसे पहले अच्छा वाले अच्छा। तरीके से, हाँ पहले वाले तरीके से देखते हैं कि पहले में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि लग्न से नौवीं राशि कौन सी है। हाँ ठीक है, जी। तो लग्न से नौवीं राशि 1 2 3 7 8 9, इनमें से अगर कोई राशि है तो जो हाँ दशा क्रम होगा वो सीधा होगा। हाँ, जी सर, इस कुंडली के में दशाक्रम सीधा चलेगा फिर। हाँ ठीक है, एक तो ये तरीका हो। दूसरा तरीका, आप नौवीं राशि नहीं देख रहे हैं, हम सीधा देख रहे हैं क्या, कि सीधा लग्न में अगर 5 6 7 11 12 में से एक में से कोई राशि हो तो वो उसका क्रम सीधा होगा। तुम जी मतलब सर। दोनों तरफ से हो गया, आप मतलब मतलब इस तरीके से देखो या सीधा लग्न से देखो आप। जैसे हम्म। नौवें भाव में एर्थ राशि है तो पहले भाव में 12वीं आएगी, जी तो वैसे ही हो, वही बात हो गई। तो आप या तो लग्न वाला याद कर लो या इसको याद कर लो। तो जी अभी हाँ, इसी को लग्न वाला याद कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। तो लग्न जी। में यहाँ वृश्चिक राशि है आपकी, अब देखो यहाँ दशा का क्रम देखो, एरीज टॉरस जेमिनी, देख रहे हो इसी सीक्वेंस में चल रहा है। हाँ तो यही जी। सीक्वेंस इसका है कि किसी का अगर 12वीं राशि है तो उसको हम सीधा चलेंगे। और यही मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो कि 10वीं राशि होती लग्न में तो उसको उल्टा चलाते हैं, मतलब मीन से मतलब धनु मकर ऐसे उल्टा इस साइड से चल रहा होता है ये।
ठीक है, 10 9 8 7 ऐसे इस सीक्वेंस में, मतलब बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होता है। तो ये दशा निकालने का है। अब अंतर दशा भी उसी सीक्वेंस में होता है जिस दशा में दशा होती है। ठीक है, अब इसका अवधि निकालने के लिए क्या करना है आपने कि अवधि निकालने के लिए जो पहला जो हम अभी देखा हमने, उससे कोई रिलेशन उसका नहीं है, तो उसको नहीं जोड़ने लगना इसमें। जी। हाँ, अभी क्या करना है आपको, काउंट करना है राशि, वही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का सबसे पहले तो। हम्म, हम्म, तो इसमें मान लो कि जो ऑर्डर दशा क्रम निकालने के नियम है उससे इसका संबंध एक्चुअली में नहीं है, तो हम सीधा क्या करें, डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे कि 1 2 3 7 8 9। तो अगर मान लो कि दशा राशि 1 2 3 या 7 8 9 है, तो दशा राशि से उसके स्वामी तक आपको जो सीधा काउंट करना है। इसको मैं समझाता हूं तो क्लियर हो जाएगा। जी। जैसे मान लो कि लग्न में अब मान लो कि लग्न में आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको काउंट करना है कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। मान लो शुक्र यहाँ पे बैठ गया, शुक्र का 5वीं राशि में बैठा है। तो मैंने बताया कि 1 2 3 या 7 8 9। सर स्क्रीन चला गया। हम्म। स्क्रीन चला गया। हाँ आगे। हाँ, आ गया। एक तो हाँ, तो इसमें क्या करना है कि अगर राशि ग्रह से जितना ग्रह आगे होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर 1 2 3 हो, जैसे यहाँ पे 2 है, तो हमें राशि लेनी है। चलो। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो भी राशि देखना है आपको, जैसे मान लो वृष राशि मैंने लिया और शुक्र को बैठा है 5th हाउस में, तो अगर जब भी राशि होगी पहली दूसरी तीसरी या 7वीं 8वीं 9वीं होगी, तो आपको उसके प्लेनेट तक, क्योंकि शुक्र मैंने यहाँ पे दिया है 5th, तो शुक्र राशि दशा से, मतलब राशि जो है जैसे वृक्ष है तो वृक्ष से काउंट करना है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया आपका, 5 वर्ष हो गया। जितने भाव आगे है प्लेनेट अपने राशि से, उतने तक काउंट करना है, तो उतना वर्ष करके और -1 कर देना है, तो वो आपका राशि दशा का वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? जैसे जी जैसे क्लियर है। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 9। अब गुरु जाके बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से काउंट करना है, कितना होगा टोटल, 9 होगा। दशा राशि दशा जो है धनु है, तो धनु से गुरु के, मतलब धनु के स्वामी गुरु तक काउंट करेंगे, और जितना आएगा उससे एक घटा देंगे। ठीक है, अब चूंकि इसमें ये सव्य राशियां हैं, तो हमें सीधा काउंट करना होगा। तो यहाँ 9 आ गया, तो 9 - 1 हो गया, तो आपका 8 वर्ष का इसका राशि दशा होगी। अब मैं उल्टे वाले का देखते हैं हम लोग पहले, कि मान लो यहाँ पे हो गया 4 नंबर, यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया, तो अब आपने क्या करना जी। है, आपने उल्टा काउंट करना, 1 2 3 4 5, यहां से 5वें भाव में, मतलब 5वें क्रम में बैठा हुआ है, तो 5 - 1 यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखो, गुरु के लिए उसी जगह बैठा हुआ था तो कितना, 8 वर्ष आ रहा था, और कर्क के लिए यहाँ पे आ गया आपका 4 वर्ष आ गया। तो ये डिफरेंस है राशि दशा में। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं चार्ट पे, हम लोग चार्ट पे क्या दिखा। मतलब सीधा गिनती करके हाँ सर, हाँ हाँ मतलब सीधा गिनती करके एक माइनस कर देंगे। हाँ,
हमेशा चाहे सीधा गिनती कर रहे हो चाहे उल्टा गिनती कर रहे हो, आपको एक माइनस करना ही करना है। ठीक है। ओके जो ओके। डिफरेंस क्या आएगा आपका, कि कब सीधा काउंट करना है और कब उल्टा काउंट करना है, ये डिसाइड बस आपने करना है। ठीक है। जी। अब जब मान लो कि 1 2 3 या 7 8 9 इसमें से कोई राशि हो, मतलब मेष, हाँ। वृष या मिथुन, तुला, वृश्चिक या धनु, इन 6 राशियों में से कोई राशि अगर है, उसकी दशा चल रही है, तो हाँ। उसके स्वामी हाँ। तक आपको सीधा काउंट करना है। और नहीं तो उसके अलावा सीधा जो काउंट राशि, करना है। हाँ सीधा काउंट करना है उसके राशि से अपो, मतलब अगर मान लो कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों में से अगर कोई राशि की दशा चल रही है, तो उसके लिए आपको काउंट करना है कि कर्क जी। राशि से चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, सिंह राशि है तो सिंह राशि से सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कन्या राशि है तो कन्या राशि से बुध कहाँ जी। बैठा हुआ है, उल्टे क्रम में। अब इसको देखो, आप इसको कुंडली पे मैं दिखाता हूँ हाँ। आपको। देखो यहाँ पे, चल एक कुंडली बना के एग्जाम्पल दे दीजिए, समझ में आ ये गया। कुंडली दिख रहा होगा आपको, देखो जी दिख रहा है। दिख रहा है ना। अब देखो, अभी अब चला गया। हाँ बिल्कुल, अब अब आ दिख गया, रहा दिख रहा है। जी होगा। अब आगे आगे। हाँ इंटरनेट आपका उधर जी थोड़ा दिख सा, रहा हाँ चलिए। अब देखिए, जो मैंने डायरेक्ट वाला है। सिस्टम बताया है, उसको पकड़ो आप सबसे पहले तो। जैसे मान लो कि जी। अ, मेष राशि है, ठीक है। अ, मीन राशि है लग्न में, तो ये सीधा चलेगा, सीधा सुनो, चलेगा, तो मीन राशि का मालिक जुपिटर है। हाँ सुनो, अब ऐसे देखो, आप रुक जाओ। सबसे पहले जो लग्न का पहला जो दशा होती है, पहली दशा वो होती है लग्न की होती है। तो अब यहाँ पे देखो, लग्न किसका है, मीन राशि का है, ठीक है। जी। हाँ, अब मीन राशि में हाँ। हो गया, तो मीन राशि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, देखो आप। मीन राशि है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। सॉरी सॉरी डायरेक्ट। नहीं, मीन राशि इनडायरेक्ट है। नहीं डायरेक्ट है ना एक नहीं जी। नहीं, मैंने जो लिखा है आपको 1 2 3 और 7 8 9, ये डायरेक्ट राशि हैं, दशा की अवधि निकालने के लिए। दशा का क्रम निकालने के अवधि लिए आपको अवधि जब हाँ जी। देखोगे ना, तो उसमें आपको लग्न में देखना है कि आपको हाँ 5 6 7 11 12 1 है, तो दशा का क्रम निकालेंगे, वो तो हमने डिसाइड कर लिया पहले, कि दशा का क्रम सीधा अगर मान लो कि पहले कर मीन दिया, ये दूसरा सूत्र है क्या? हम्म सर ये दूसरा सूत्र है क्या? हाँ, ये दूसरा देखो सूत्र है। दोनों दो, इसको एक बार फिर समझ लो, आप कंफ्यूजन हो रहा है आपको। सबसे पहला काम आपका है कि दशा सीधा जी। चलेगी या उल्टा चलेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे चूंकि हाँ ये तो मीन, समझ लिया सर, ये तो समझ लिया। हाँ तो एक बार और देखो, आप समझ जाओगे कि मीन राशि जैसे यहाँ पे है ना, तो दशा का क्रम सीधा होगा, ठीक है। तो अब जैसे पहली दशा देखो मीन राशि की हम्म। मिली है, तो उसके बाद की दशा कौन सी होगी, एरिस की होगी, मेष की मेष होगी। राशि की होगी। ये वाले बॉक्स में देखो आप, जी। मीन, ये जो हाँ जी हाँ बॉक्स जी दिख रहा देख है, लो। हाँ सबसे राइट साइड में, हाँ ठीक है। पहली तो पहली दशा मीन की होगी, हाँ दूसरी दशा मेष की होगी, तीसरी देखो, वृषभ, चौथी देखो मिथुन, उसके बाद कर्क, ऐसा देखो चलेगी। देखो, ये देखो, मेष का हो गया, वृष का हो गया, ठीक है, ऐसे जैमिनी का जी। हो गया, हाँ। उसके बाद होगा, मतलब जी। सीधा क्रम चल रहा है इसीलिए। जी। तो ये क्रम तो आपने डिसाइड कर लिया। अब जी कितने जी जी। वर्ष का होगा वो देखना है हमें, कर लिया। समझ जाओ। तो कितने वर्ष का हाँ होगा, उसके लिए सूत्र हाँ दूसरा है। हाँ, उसके लिए है जी। कि आपका फाइंड आउट कर लेना है कि डायरेक्ट राशि की दशा है कि इनडायरेक्ट राशि की दशा है, ठीक है। हाँ। अब देखो, अब क्या करना है आपको, कि जैसे हाँ। देखा कि अगर मान लो कि 1 2 3 7 8 9 राशियां अगर हैं, उनकी दशा चलने वाली है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मिथुन राशि की दशा आपकी अभी चल रही है, तो कितने वर्ष की चलेगी। तो आपने क्या करना है, मिथुन राशि को देखना है कि किस ग्रुप में है, डायरेक्ट वाले में कि इनडायरेक्ट में है, ठीक है, ये करना है। अब मान लो कि मैं बोलूं कि जी। अभी भाई अभी मीन राशि की दशा चल रही है, कितने वर्ष की होगी। तो आपको सबसे पहले देखना है कि मीन डायरेक्ट वाले ग्रुप में है कि इनडायरेक्ट वाले में। तो देखो आप, मीन इनडायरेक्ट वाले ग्रुप में है ना। हाँ। हाँ, तो मतलब जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब इतना ही है कि आपको उस राशि से कि एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है मुझे, उस राशि के ग्रह तक, या क्लॉकवाइज, इतना ही मतलब है, ठीक है। जी। अच्छा, जी। अब क्या है कि अब देखो यहाँ पे राशि खुद उसी प्लेनेट, उसी राशि में बैठा हुआ प्लेनेट। तो मैंने क्या एक बताया था हम्म। स्टार्टिंग में आपको, कि अगर कोई राशि दशा का स्वामी अपनी ही राशि पे बैठेगा, तो आपको उसको
उतना ही काउंट करना, 12 वर्ष का होगा और उसमें से मतलब टोटल आप काउंट करोगे अगर मान लो आप, तो क्या करेंगे हम, जैसे कहीं से भी काउंट करोगे इसको तो 11 12 तक आएगा, फिर 13 तक आके जुपिटर आ जाएगा वापस। तो इसीलिए उसका जो समय निर्धारित किया गया, अगर कोई राशि दशा का स्वामी अपनी ही राशि में बैठा तो उसकी आयु होगी 12 वर्ष, मतलब अवधि 12 वर्ष होगी कभी भी। अब इसमें चाहे सव्य क्रम हो चाहे अपसव्य क्रम हो, आएगा 12 वर्ष ही वो। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ मीन राशि की दशा है तो यहाँ 12 वर्ष की दशा दिखाई हुई है, सबसे राइट साइड में जो चार्ट है दशा वाला। हाँ ठीक है। अब चूंकि अब आपका जो क्रम चलना है दशा का वो कौन सा चलना है आपको, सव्य वाला है, मतलब 12 के बाद मीन आएगा, वृष आएगा, मिथुन, ये सीक्वेंस चल रहा है, ये तो डिसाइड हो गया। अब हम देखते हैं मेष राशि की दशा कितनी होगी। तो मेष राशि को देखो सव्य क्रम में है कि अपसव्य क्रम में है। मेष राशि आपका है, मेष राशि किस ग्रुप में डाला है आपने, आप वो बना लो पहले, लिख लो सभी पहले। में आएगा ना। हाँ, आप एक ऐसे बना लो कि लिख लो कि दशा की अवधि निकालना, दशा की हाँ अवधि एक निकालना, मिनट उसमें उसमें लिखता हूँ। इसको लिख लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों कंफ्यूज होते होगा आप ऐसे। लिखो पहले कि दशा की अवधि निकालना, हाँ दशा की अवधि निकालना। अवधि हाँ, दशा का अवधि निकालने के लिए निकालना अब जी ठीक उसके नीचे लिखो डायरेक्ट। जी सीधा हाँ, सीधा, जिसमें 1 2 3 1 2 3 7 8 9। 7 8 9 चलो, दूसरा हो गया अपसव्य जो बोलते हैं इनडायरेक्ट, उल्टा उसमें 4 5 हाँ 6। उल्टा 4 5 6 4 5 10 11 12 10 11 11 12। 12 हाँ, तो जी अब ये दशा अवधि निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला बता दिया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे चूंकि मान लो कि आपकी मेष राशि की दशा अभी चल रही है, तो होगा भाई कितने साल की होगी, अगर मेष की दशा चले तो कुछ वर्ष के लिए होगी, वो कितने वर्ष की होगी। तो सबसे पहले हमें काम हाँ करना है, यह देखना है कि ये हाँ डायरेक्ट वाले ग्रुप में है कि इनडायरेक्ट वाले ग्रुप में है। ठीक है, अब जी यहाँ ये एक नंबर जो है डायरेक्ट जी वाले ग्रुप में है, तो मतलब ये हो गया कि हमें जी मेष से लेके जो उसका स्वामी मंगल है वहां तक आपको डायरेक्ट काउंट करना है। मतलब मेष से शुरू करोगे तो मेष वृष काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिख रहा है आपको। जी हाँ दिख रहे हाँ, तो 9 हो गया। अब मैंने रूल क्या बताया कि काउंट करना है, उसके बाद 1 माइनस कर देना है, एक घटा देना है। तो टोटल मेष राशि की दशा कितने वर्ष की होगी। अच्छा चाहे सीधा हो चाहे एक मिनट चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो एक माइनस कर देना है। करेक्ट, तो अब टोटल यहाँ पे 9 वर्ष हो गया टोटल, उसमें से अब एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा। 1 2 मंगल मंगल है आपका 7 8 9 9 है तो 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखें इसमें जी मंगल की कितने वर्ष की दशा है, यहाँ पे जो बॉक्स में दिख रहा है 8 वर्ष की है। ठीक है ना। जी हाँ चलो, ये तो सब का, वैसे ही हाँ आप हाँ अगर मंगल की वृष 8 का भी निकालोगे आप, तो वृष का भी कितना हो जाएगा, यहाँ से काउंट करोगे तो 6 तक आएगा आपका। सबका सबका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 तो 5 वर्ष हो जाएगा वृषभ हाँ का। 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा रूल। अब उल्टा वाला एक जी देख लेते हैं हम लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कर्क राशि को देखो हाँ आप, जी 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 7 8 कर्क 9 राशि 10 11। हाँ, कितने हाउस आगे है वो, हाँ कर्क मेष राशि राशि। को उल्टा गिनेंगे सर उल्टा गिनेंगे ना इसको। हाँ बिल्कुल उल्टा गिनोगे, 1 2 3 1 2 3 3 हो गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क अब राशि की वर्ष 2 वर्ष हो 2 जाएगा। वर्ष का देखो, आपका कैंसर में 2 वर्ष दिखा रहा है ना। कैंसर जी 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 2 वर्ष दिखा रहा है, तो बस यही आपका समझने का मेरा वो जी था मकसद की समझाने का, कि जो सीक्वेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे और वर्ष जो होगा वो कैसे निकलेगा। अब इसमें एक जो अंतरदशा वाली बात है, तो अंतरदशा क्या होगा कि जितने वर्ष की जी महादशा है उतने महीने की अंतरदशा होगी, समझ लो। अच्छा जितने वर्ष की एक मिनट अंतरदशा जितने वर्ष की
महादशा होगी, उतने वर्ष की अंतर्दशा। उतने वर्ष की अंतर्दशा होगी। ठीक है। मान लीजिए कि अगर सिंह राशि की दशा 5 वर्ष होता है तो सिंह राशि की अंतर्दशा भी 5 वर्ष होगी। नहीं, पांच महीने 5 महीना। महीने सिंह राशि ही नहीं, जो अंतर्दशा जितनी होगी सब 5 महीने की होगी। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि सिंह राशि की दशा अगर 10 वर्ष की होती है हाँ तो सिंह राशि की अंतर्दशा जितना भी होगा सब 10 महीना हाँ, की होगा। अब सिंह राशि में जितनी अंतर्दशा आएगी ना, वो सारी 5 वर्ष की ही, पांच जी। महीने की ही होगी। यहाँ देखो एग्जाम्पल में आप समझ में आ जाएगा। ओ, अच्छा, तो एक चीज और उसमें ध्यान रखना है, जिस राशि की महादशा है उसकी अंतर्दशा, खुद की अंतर्दशा सबसे लास्ट में होगी। क्लियर है? उसकी अंतर्दशा क्या होगी? सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में अच्छा, होगी, जिसकी महादशा होगी। उसकी अंतर्दशा सबसे लास्ट में होगी। महाद अच्छा, महादशा की अंतर्दशा अंतिम समय में आता है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे देखो कैंसर की दशा 2 वर्ष की है, तो 2 वर्ष का जो मैंने बोला कि अब अंतर्दशा जो भी प्लेनेट की होगी वो सब 2-2 महीने की होगी। इसमें देखो, जी। हाँ, इसमें देखो, जैमिनी कैंसर में, कैंसर की अंतर्दशा क्या है, सबसे लास्ट में जो दिख रहा है, सबसे लास्ट में कैंसर में। सबसे लास्ट में। हाँ, जी। सबसे पहले जो दशा है मिथुन की, कैंसर, चूंकि ये आप देखो उल्टी दशा, दशाक्रम हमारा उल्टा होगा। ठीक है, तो दशाक्रम उल्टा है हमारा, हाँ। तो इसीलिए कैंसर, जैमिनी, टॉरस, ऐसे करके हमारा। हम्म हम्म, हम्म। कैंसर, जैमिनी, टॉरस आपका ये सीक्वेंस हो गया आपका। तो उसमें क्या करना है आपने कि हम्म, देखो ये महीना कितना है जैमिनी का, दिसंबर से लेके फरवरी तक। हम्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका टॉरस का देखो जी। फरवरी से लेके अप्रैल तक, फिर अप्रैल से लेके जून तक, हम्म, ऐसे 2-2 महीने का सबका है ना। चूंकि सबका दो 2 2 महीने। हाँ, जी। चूंकि 2 वर्ष की दशा है इसलिए 2 महीने की दशा होगी। इसमें देखो 6 वर्ष की जी। दशा है तो सबकी जो अंतर दशा है 6-6 महीने की होगी। देख रहे हो, जी। 20 तारीख से 20 जून से 20 दिसंबर तक जेमिनी की दशा सबसे लास्ट में। जी। अब वैसे ही आप जी। देखो इसकी दशा, टॉरस, उसमें भी आप देखो 5 वर्ष का है तो 5-5 महीने की होगी। उसके बाद आपका हम्म, हम्म, उसके बाद एरीज की दशा आई आपकी। तो एरीज की दशा कैसे होगी आपकी, 8 वर्ष की है तो 8-8 महीने की। हाँ अब जी। देखो मीन की दशा, मीन की दशा आपकी है मीन की दशा 12 वर्ष की है, तो सब 12 वर्ष। हर एक, जो अंतर दशा देखो 1-1 वर्ष की है सारी अंतर दशा, 12 12 महीना। 12-12 महीने का है। सबका 1 1 वर्ष। जी। ठीक है, तो ये आपका जी। बेसिक दशा का रूल हो गया। क्लियर, यहां तक तो मैं क्या चल रहा है। हाँ हाँ। हाँ, अब थोड़ा हाँ, सा एक, यहाँ तक क्लियर है सर, हाँ, अब बिल्कुल। थोड़ा सा एक ट्विस्ट है आपका, वो ये है कि कुंभ राशि और जो आपका वृश्चिक राशि होगा उसके लिए थोड़ा सा रूल में अंतर है। ठीक है, वो मैं बता देता क्या हूँ। रूल है बता हाँ वो, दीजिए सर। हाँ वो अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, इसमें क्या है आपका, ये आपको भेज दूंगा मैं। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जी। वृश्चिक, इसको बेसिकली क्या करते हैं ना कि मंगल के लिए, जो वृश्चिक राशि के लिए दो राशि स्वामी मान के चलते हैं। एक तो केतु हो जाता है, बोलते हैं ना कुंजवत केतु, और शनिवत राहु। हाँ। हाँ, क्यों, जी। हमें जब वृश्चिक राशि की दशा निकालनी है तो उसके लिए हमें देखना है मंगल की पोजीशन और केतु की पोजीशन देखनी है। तो जेमिनी में स्कॉर्पियो के दो अलग अलग स्वामी मंगल केतु होने की वजह से आपको
मंगल को देखो और केतु को देखो कि दोनों कहाँ-कहाँ पे प्लेस है। अगर एक ही राशि में प्लेस्ड है आपके, तो वो आप बता सकते हो कि 12 वर्ष की दशा होगी। ठीक है? इसमें आपको अब चूंकि एक तो राशि देखो आपका कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सर डायरेक्ट है, डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट है ना। तो अब क्या करना है आपने, सीधा जी। मान लो डायरेक्ट काउंट करोगे आप, तो जहां तक, जैसे मान लो कि जो भी प्लेनेट वृश्चिक राशि में बैठा है मंगल और केतु में से, तो मान लो कि वृश्चिक राशि में केतु बैठा हुआ है, तो आपको मंगल तक काउंट करना है वृश्चिक राशि से डायरेक्ट। मान लो मंगल वृश्चिक राशि में केतु बैठा है, तो मंगल तक आपको डायरेक्ट करना है, और वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठा है तो केतु तक काउंट करना है आपने डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही तो होगी नहीं। तो एक कंडीशन होगी भाई, या तो मंगल और केतु दोनों इकट्ठे बैठे हों, तब तो सीधा अपना 12 वर्ष हो गया आपका। एक दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है और केतु बाहर है, तो दोनों में से जो बाहर रहेगा आपको वहां तक काउंट कर लेना, जहां भी होगा। तो ठीक है, मान लो कि वृश्चिक राशि मान लो थोड़े से मानते हैं लग्न में है, तो लग्न से पंचम भाव में जाके, यानी कि मीन मीन राशि में जाके केतु बैठा हुआ है, तो आपको वृश्चिक लग्न से मीन राशि तक आपको डायरेक्ट काउंट कर लेना है। तो मतलब 5 हो जाएगा, 5 महीने से 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मंगल जाके बैठा हुआ है पंचम भाव में, केतु लग्न में है मतलब वृश्चिक राशि में, तो वैसे ही आपका 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका कि अ, दोनों स्कॉर्पियो अगर बैठे होंगे तब तो 12 वर्ष हो गया आपका। अब यदि दोनों स्कॉर्पियो के अलावे कहीं और बैठे होंगे, तो वैसे में क्या करना है आपको, दोनों में से देखना स्ट्रांग कौन सा है। ठीक है, मंगल अच्छा। और केतु दोनों ही बाहर बैठे हुए हैं, तो उसमें से जो स्ट्रांग होगा तो वहां तक हमें काउंट करना होगा। अब स्ट्रांग कैसे काउंट होगा आपका, तो जिस भी प्लैनेट के साथ, अगर जिस प्लैनेट के साथ कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम स्ट्रांग मानेंगे, जिसके साथ ज्यादा होगा। मान लो कि मंगल के साथ एक प्लैनेट और कोई बैठा हुआ, और केतु के साथ अकेला कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वैसे में मंगल स्ट्रांग हो गया। मान लो केतु के साथ 2 ग्रह बैठे हुए, मंगल के साथ 1 ग्रह बैठा हुआ है, तो वहां पे केतु स्ट्रांग हो जाएगा। और तो आपको क्या करना है, वृश्चिक से केतु तक काउंट कर लेना है। अच्छा। क्लियर है कि जी सर, थोड़ा सा समझ में कम आया है इसको। हाँ, दोबारा सुन लोगे तो आ जाएगा आपको हम्म। कि एक तो आपके जी। पास ये कंडीशन था। सबसे पहला कंडीशन देखो, सबसे पहला कंडीशन था कि वृश्चिक लगने के लिए कि अगर प्लैनेट हमें डिसाइड करना है मंगल और केतु में से एक को, तो हम देखेंगे कि अगर मंगल केतु इकट्ठे ही बैठे हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है, सीधा अपने 12 वर्ष लिख देना है, दशा वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मंगल और केतु कहीं अलग बैठे हों, तब हमें ये डिसाइड करना है कि स्ट्रांग कौन है, मंगल और केतु में से कौन स्ट्रांग है, उसको डिसाइड करना हमें। उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर प्लैनेट दोनों मतलब मंगल और केतु में से जिस प्लैनेट के साथ ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं वो स्ट्रांग होगा, तो वो स्ट्रांग होगा, तो हमें वहां तक काउंट करना है। उन दोनों में जो भी स्ट्रांग होगा, तो मंगल केतु में से मान लो कि मंगल के साथ 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, और केतु के साथ एक ही प्लैनेट बैठा हुआ है, या कोई प्लैनेट ही बैठा है, तो आपको वृश्चिक राशि से मंगल तक काउंट करना है। वैसे ही अगर मान लो कि मंगल अकेले बैठा हुआ कहीं पे भी, और केतु के साथ 2, 1 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं, जो भी है ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं मंगल से, तो आपको केतु तक काउंट करना है वृश्चिक राशि से। बस यही है एक मतलब वो है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जी। केतु बाहर बैठा हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर बैठा होगा वृश्चिक राशि से वहां तक काउंट करना है आपको। क्लियर है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या हो जी सकता सर। है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों ही बाहर बैठे हों। ओके। राइट, तो दोनों बाहर बैठे हों, तो फिर आपको देखना है कि स्ट्रांग कौन सा है। एक तो स्ट्रांग के लिए कंडीशन बताया मैंने कि जिसके साथ ज्यादा ग्रह होंगे ना, वो स्ट्रांग होगा। दूसरा स्ट्रांग होने का कंडीशन ये है कि जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो स्ट्रांग होगा। अब ऐसा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों की डिग्री बराबर आ जाए, संभव है क्या। पहले वाले कैलकुलेशन अगर जैसे हाँ, पुराने ज्योतिषाचार्य लोग करते थे, तो उसमें उतना एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होता था, तो संभावना बनती थी। लेकिन यहाँ पे आज के डेट में तो सेकंड चलेगा, तो मतलब मिनट में बराबर आ तो सेकंड तक चले जाओ, किसी न किसी का डिफरेंस तो आ ही जाएगा क्या।
तो इसीलिए जिस प्लैनेट की डिग्री ज्यादा है, जैसे मान लो एक की डिग्री 15 हो गई मंगल की और केतु की डिग्री 10 है, तो यहाँ पे आपको मंगल तक काउंट करना है। मान लो केतु की डिग्री 25 हो गई है और मंगल की डिग्री वहां पे 23 है, तो आपको केतु तक काउंट करना है आपको। ठीक है, तो वो ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो जो स्ट्रांग हो गया आपको वहां तक काउंट करना है आपको। तो ये 3 कंडीशन आपके हैं, जैसे इसमें मैंने इसीलिए लिखा भी है आपको यहाँ पे, ये देखो कि मार्स स्कॉर्पियो में से कम अप द राशि वेयर केतु प्लेस्ड, इग्नोर मार्स। ठीक है, इफ मार्स इज इन स्कॉर्पियो, अगर मार्स मतलब मंगल स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, मंगल आपका स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो केतु किसी और राशि में बैठा होगा, तो वहां तक आपने काउंट करना है, बाकी मार्स को इग्नोर कर देना है। दूसरा, इफ केतु इज इन स्कॉर्पियो, केतु स्कॉर्पियो में होगा, तो मार्स इज इन अदर राशि, इग्नोर केतु, केतु को जो प्लेनेट स्कॉर्पियो में बैठा उसको तो हमें ध्यान ही नहीं देना, बस सीधा जो बाहर है उसको ध्यान देना है। अब देखो, इफ बोथ मार्स एंड केतु दोनों अगर बैठे हैं आपके स्कॉर्पियो में, तो सीधा 12 वर्ष हो जाएगा। एक तो ये हो गया कंडीशन। ठीक है, अब क्या है, इफ मार्स केतु दोनों ही आर इन राशि अदर देन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के अलावे कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपको ये निकालना है कि स्ट्रांग दोनों में से कौन है। बस जब स्कॉर्पियो में नहीं बैठ के दोनों कहीं और बैठ गए, उस कंडीशन में आपने निकालना है कि दोनों से स्ट्रांग कौन है। अब स्ट्रांग निकालने का कंडीशन आपका है कि एक तो आप देख लो कि मार्स और केतु में से कौन ऐसा प्लेनेट है जो ज्यादा ग्रह के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ज्यादा, अ प्लेनेट एसोसिएटेड विद अनदर प्लेनेट इज स्ट्रॉन्गर देन एसोसिएटेड वन, अनएसोसिएटेड वन, मतलब जो किसी और अन्य ग्रह के साथ नहीं बैठा है, तो वो कम शक्तिशाली होगा। तो एक तो ये कंडीशन है शक्तिशाली निकालने का, स्ट्रॉन्ग निकालने का। दूसरा क्या है कि इफ बोथ मास एंड केतु एसोसिएटेड विद वन प्लैनेट, दोनों मान लो एक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उस डिग्री को हम मान के चलेंगे कि स्ट्रांग है उस प्लैनेट को। जैसे मैंने बताया कि अगर मार्स की डिग्री 25 डिग्री है और केतु की 23 डिग्री है, तो हम मंगल को उच्च मानेंगे या मंगल को स्ट्रांग मानेंगे और हम वृश्चिक से मंगल तक काउंट करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है, केतु मार्स अगर दोनों ही अलग बैठे हों स्कॉर्पियो से अलग किसी राशि में, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी हम उसको स्ट्रांग मानेंगे। ये हो गया आपका। अब क्या कंडीशन है कि बोथ केतु और मार्स कहीं पे है सेम डिग्री में है, तो आपको मिनट वाली डिग्री देख लो और उसके बाद डिसाइड कर लो कि किसकी डिग्री ज्यादा है। तो ये आपका मार्स और स्कॉर्पियो के लिए निकालने के लिए आपका तरीका है। वैसे ही आपका उसके लिए है, सेम आपका जो कुंभ राशि के लिए बताया मैंने, उसमें भी आपको यही प्रोसेस लेना है आपको कि शनि और क्या बोलते हैं राहु में से जो प्लेनेट बाहर बैठा होगा वहां तक आपको काउंट करना है, बाकी यही सब रूल आपके फॉलो हो जाएंगे। क्लियर है? दोबारा जब वीडियो देखोगे आप, तो थोड़ा मतलब थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सर कुंभ राशि को भी ऐसे करेंगे? किसको? हाँ, कुंभ राशि को भी ऐसे ही करना है आपने। कुंभ राशि को भी इस तरह हाँ बिल्कुल, कुंभ राशि के लिए भी सेम तो काउंट रहेगा। उसमें क्या देखेंगे? कुंभ राशि में क्या देखेंगे? कुंभ राशि में आपको शनि जैसे को देखना वृश्चिक है। के लिए हमने केतु को रखा। हाँ, राहु को देखेंगे। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। हाँ, राहु नहीं, इसमें बताया कि केतु और राहु के लिए आपका कंडीशन है आपका कि केतु के साथ कुंजवत केतु है, तो केतु के साथ शनि का और इसके साथ राहु का आपको देखना है। हाँ, अच्छा, इसके बाद आपका मान लो कि जो राजयोग है, क्या बोलते हैं, ये आपका डिग्री दशा का हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद कुछ कंडीशन है जाति कारक के। ओके चलो ठीक है, इसके अलावा एक हाँ, अच्छा, पद से रिलेटेड आपको बताया था ना कि मतलब पद आपके बारे में बताता है। जी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद सेकंड पद जहां पे, अच्छा ये सब तो बता ही था आपको पद का, ठीक है चलो। अब क्या है कि कुछ जीके से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब ज्ञाति कारक से रिलेटेड। तो आप उसको मैं बताता जा रहा हूँ, पॉइंट वाइज आप नोट कर लेना उसको कि ज्ञाति कारक अगर सैजिटेरियस है, धनु राशि में अगर ज्ञाति कारक बैठा हुआ आपका, तो जब धनु राशि की दशा होगी आपकी, तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। ओके, जब सजिटेरियस राशि की दशा चल रही है और ज्ञाति कारक सजिटेरियस में ही है, या इवन मान लो कि दृष्टि भी पड़ी है सजिटेरियस की, तो ऐसे राशि दशा में
एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ओके, अच्छा। जी व्हेन ज्ञाति कारक इज प्लेस्ड विथ अ कारका इट डैमेज द कारका एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। मतलब ऐसे हो गया कि अगर ज्ञाति कारक और मातृकारक दोनों इकट्ठे बैठे हुए कहीं पे, तो मातृकारक का जो सिग्निफिकेशन है वो खराब हो जाएगा और ज्ञाति कारक खुद अपने आप को इंप्रूव कर लेगा। मतलब ये हो गया कि मातृकारक से जो आपको अच्छे फल मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ज्ञाति कारक चूंकि वहां पे स्ट्रांग हो गया है तो ज्ञाति कारक से रिलेटेड प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, मातृकारक के कम हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे मान लो कि जी भ्रातृ कारक और ज्ञाति कारक बैठे हुए हैं एक साथ में, तो भ्रातृ कारक से जी जो रिजल्ट मिलने वाले होंगे वो आपको नहीं मिलके ज्ञाति कारक से रिलेटेड रिजल्ट आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रूल है कि ज्ञाति कारक जिस एक तरह से मान लो कि जो बलि थे ना, बलि नहीं, आपका जो हनुमान जी के साथ जो युद्ध हुआ था, किनका हुआ था? राम जी के साथ बाली और सुग्रीव। बाली सुग्रीव का। तो बाली का क्या था कि वो लड़ाई करने जाए तो सबसे पहले आधी शक्ति सामने वाले की मिल जाती थी बाली को, होता था ना। हाँ तो इसीलिए जी राम जी को अनुरोध किया कि आप मतलब एक बार गए तो फिर तो बेचारे सुग्रीव जी पिट पिटा के आ गए। तो दोबारा बोले कि बल्कि राम हाँ जी को कि आपने तो बाली को मारा ही नहीं। तो बोले कि मैं पहचानूं कैसे आपको, हम्म, दोनों लोग तो आप लोग एक ही हो, दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन बाली और कौन सी ग्रीव है। तो दोबारा गए तो फिर जी खैर, तो वो अलग प्रसंग है। तो ये आपका यहाँ पे कुछ वैसी कंडीशन ज्ञाति कारक की है कि ज्ञाति कारक का संबंध अगर मतलब जिसके साथ होगा तो वो उसकी शक्ति भी ले लेगा, मतलब उसके कारकत्व को भी ले लेगा, और ज्ञाति कारक ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरा जो कारक होगा वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ज्ञाति कारक के साथ जिस प्लैनेट का जिस कारक का संबंध बनता है उससे रिलेटेड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड क्या है कि ज्ञाति कारक विद पुत्र कारक, तो हार्मफुल फॉर सन एंड विथ मातृकारक हार्मफुल फॉर मदर। ये तो हो गया आपका कि पुत्र कारक अगर ज्ञाति कारक के साथ है तो वो पुत्र के लिए और मदर के लिए हानिकारक होगा। अब ज्ञाति कारक इन इट्स पीरियड कैन ब्रिंग डिजीज, ऑल्सो एक्टिव रोल ऑफ रिलेटिव। मतलब क्या होगा कि अगर कोई आप ज्ञाति कारक की दशा चल रही है, मतलब ज्ञाति कारक जिस राशि में बैठी है कहने का मतलब हुआ, उस राशि की दशा चल रही होगी तो उस राशि दशा में बीमारी आने की संभावना रहती है और आपके किसी रिलेटिव का काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उस दौरान। और ऑब्वियस बात है, मान लो आप बीमार रहते हो तो कोई ऐसे रिलेटिव होंगे जो ज्यादा उसमें एक्टिव हो जाएंगे या हेल्प करने के ख्याल से, या उनका रोल बढ़ जाएगा घर में आपका। तो उस टाइप से भी इसको देख सकते हैं हम। अब मान लो कि फ्रॉम राशि दशा फ्रॉम राशि दशा बेनिफिक इन 10th इज गुड फॉर प्रोफेशन। जैसे मान लो कि किसी राशि की दशा चल रही है, मान लो कि मेष राशि की दशा चल रही है और मकर राशि में जाके कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है आपका, या तो मान लो कि अमात्य कारक ही जाके बैठ जाए या कुछ वैसे अच्छे शुभ प्लेनेट बैठ जाए, तो उस राशि दशा के दौरान आपको प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मतलब ये होगा कि जिसकी दशा चल रही है, जिस भी राशि की दशा चलेगी, अगर उस राशि से 10th में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, या मान लो कि जो हमने राजयोग की चर्चा की थी, अगर वैसे कोई राजयोग बन रहा है 10th हाउस में संबंध बन रहा है, तो आप बोल सकते हो कि उस दौरान आपको अच्छे इवन प्रमोशन के चांसेस रहेंगे आपको, या प्रोफेशनल लाइफ में आपके उन्नति के संयोग बन रहे होंगे उस दौरान, यदि मतलब 10th उसमें हो संयोग योग बन रहा हो तब। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ऑल अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा, मतलब प्रोफेशन के अलावा भी बाकी सारी चीजें भी इसमें अच्छा उसमें रहेगा उस राशि दशा के दौरान, जिस राशि दशा से 10th में अच्छे प्लैनेट बैठे हो। ओके, इसके बाद अमात्य कारक इन 10th फ्रॉम दशा इज गुड। मतलब जिसकी दशा चल रही है उस राशि दशा से अगर 10th में अमात्य कारक है, या इवन ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी होता है इसका अपोजिट भी कि अमात्य कारक जहां पे बैठा है वहां से 10th जो राशि दशा होगी, 10th राशि होगी, अगर उसकी दशा होगी तो उसमें भी आपको प्रोफेशन से रिलेटेड राइज मिलेंगे आपको। तो दोनों चीजें होंगी, या तो राशि दशा से 10th में अमात्य कारक हो तब वो अच्छा माना जाएगा प्रोफेशन के लिए, या फिर जो आपकी जो अमात्य कारक प्लैनेट है जो आपका, उससे अगर 10th राशि की दशा चल रही है तो उसमें भी आपको अच्छे संयोग या संभावना बनेगी प्रोफेशन में उत्थान उत्थान संबंधित। ओके, इसके बाद स्ट्रॉन्ग 5th हाउस फ्रॉम दशा गुड फॉर एजुकेशन। अगर किसी राशि की दशा चल रही है जिससे 5th में आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो उस दौरान आपको पुत्र से संबंधित या अगर बच्चे की पढ़ाई है तो पढ़ाई से संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
वैसे ही क्या है कि इफ फ्रॉम राशि दशा आत्म कारक अमात्य कारक एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस गुड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए अच्छा होगा अगर मतलब आत्मा अमात्य दोनों देख, चूंकि देखो अमात्य कारक का मैंने बताया भी था ना कि हाउस जो है आपके अमात्य कारक जो रिप्रेजेंट करते हैं जिन जिन हाउस में, उसमें 10th हाउस का तो है ही, सेकंड हाउस का है, साथ में 5th हाउस का भी दिखाया हुआ था उसमें अमात्य कारक वाले में। तो इसलिए यहाँ पे देखो अगर 5th हाउस का संबंध बन रहा है राशि दशा से और अमात्य कारक और आत्म कारक दोनों का संबंध बन रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है, तो ये उस समय अच्छे एजुकेशन को दर्शाता है। इसके बाद है वेन दशा ऑफ मातृकारक इट कैन गिव गुड और बैड बोथ रिजल्ट रिलेटेड टू द मातृदशा डिपेंडेड अपॉन इन्फ्लुएंस एंड प्लेसमेंट ऑफ मातृकारक। मतलब ये हो गया कि अगर किसी की द मातृकारक की दशा चल रही है, मतलब जिस राशि की दशा चल रही है उसमें मातृकारक बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या खराब मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि मातृकारक से जो ज्ञाति कारक की प्लेसमेंट कहाँ पे है। आप हमेशा इसको पीछे भी मैंने शायद रूल में चर्चा की थी मैंने कि जिस राशि की दशा चल रही है उससे देखो 6th में अगर आत्मकारक जा रहा है, सॉरी ज्ञाति कारक जा रहा है, तो उस राशि दशा में परेशानियां दिखती हैं उसमें। तो वैसे यहाँ पे भी है कि अगर मातृकारक है, मातृकारक की दशा चल रही है, मतलब उस राशि की दशा चल रही है जिसमें मातृकारक बैठा हुआ है, तो आपको देखना है कि उस राशि दशा से ज्ञाति कारक की प्लेसमेंट कैसी है। अगर मान लो ज्ञाति कारक की प्लेसमेंट 6, 8, 12 में आ रही है, तो उस राशि दशा का ना प्रॉब्लम हो सकती है माता से रिलेटेड। चलो, इसके बाद आपका आत्म कारक का अमात्य कारक का है, ये बेसिकली प्रोफेशन आदि से रिलेटेड चीजों को दिखाता है कि आत्म कारक इन सेकंड हाउस गुड एंड लिबरल इमेज, मतलब आपका अमात्य कारक अगर सेकंड हाउस में है आपका, तो आपका जो इमेज होगा वो अच्छी छवि आपको आपके सामने वालों के नजर में होगी। उसके अलावा टू फाइंड रिजल्ट ऑफ अमात्य कारक चेक पीएसी ऑफ अमात्य कारक, मतलब अमात्य कारक के रिजल्ट कैसे मिलने वाले हैं उसके लिए आपको देखना है प्लेसमेंट एस्पेक्ट और कंजंक्शन कैसे हैं, पीएससी इसको बोलते हैं। तो इनके इनके संबंध कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसी है, कंजंक्शन कैसी है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। टू सी हाउ अमात्य कारक इज प्लेस फ्रॉम लग्ना, मतलब लग्ना से सबसे पहले देखो कि आप अमात्य कारक कहाँ बैठा हुआ है। मान लो कि अमात्य कारक खासकर जो कारकांश लग्न है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों को आपको देखना है तो कारकांश लग्न आपने फाइंड कर लिया। कारकांश लग्न कैसे निकालते हैं? हम्म, कारकांश लग्न याद है? कारकांश लग्न निकालने में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका आत्म कारक कहाँ है और नवांश में जाके किस राशि में बैठा है। तो जिस राशि में बैठा होगा नवांश में वही आपका कारकांश लग्न हो जाता है। तो कारकांश लग्न से को सबसे पहले मान लो कि लग्न बना लिया और वहां से देखो आपकी आत्म कारक किस भाव में है, उस भाव के आधार पे वैसे वैसे आपको रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। जैसे मान लो किसी का कारकांश लग्न से 10th में जा रहा है तो आप बता सकते हो कि ऐसे प्रोफेशन में अच्छा रहेगा। 11th में जा रहा है तो वो भी अच्छा मान सकते हो, आपको 9th में जाएगा तो वो भी, मतलब कारकांश लग्न से 9 में गया तो भाग्य का साथ प्रोफेशन में मिलते रहना, प्रोफेशन से रिलेटेड लंबी लंबी यात्राएं करना, ये सारी चीजें उसमें आप देख सकते हो। ओके, अब इसके अलावा देखना है आपको कि सी हाउ अमात्य कारक एस्पेक्ट, किससे दृष्टि पड़ रही है अमात्य कारक की, उसका सम हो गया, और किसके साथ प्लैनेट बैठा हुआ अमात्य कारक, उसके आधार पे हम बता सकते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि प्लेसमेंट इफ अमात्य कारक इज प्लेस्ड इन कारकांश लग्न 10th और 11th लग्न। ठीक है, मतलब आप देखो कि अमात्य कारक की प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर कारकांश प्लेस्ड इन कारकांश लग्न में बैठा हुआ है या 10th या 11th में बैठा हुआ है, तो जनरली कैरियर विल बी स्मूथ एंड वाइल इट्स लेवल विल डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर। अब बाकी चीजें और कैसी रहने वाली हैं वो अदर फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद एस्पेक्ट और आपका द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज वंस कैरियर डिपेंड्स अपॉन एस्पेक्ट, मतलब दृष्टियां किसकी किसकी पड़ रही हैं अमात्य कारक पे, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि आपके लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। और कंजंक्शन का हो गया कि आपको प्लैनेट के साथ किस प्लैनेट के साथ है कंजंक्ट रिवील द गुड डील अबाउट कैरियर, जो कैरियर से रिलेटेड कैसी चीजें रहने वाली वो आपको कंजंक्शन से पता चलता है। अब देखो, अब मेलिफिक बिकम आत्मकारक ill placed and expected person dasha, the person's dasha to push in favorable dasha with controversy or become a technocrat।
तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मान लो कि अगर अमात्य कारक मेलेफिक है, मेलेफिक कौन कौन सा होगा आपका? अमात्य कारक मान लो कि शनि हो गया, मंगल हो गया आपका, चंद्रमा भी पक्ष बली के हिसाब से आप देख सकते हो कि वो चंद्रमा को पक्ष बली के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि सूर्य से जितना दूर है आपका, तो उतना उसको अच्छा मानेंगे। सूर्य के साथ आ गया, मान लो कि 10 सूर्य के साथ बिल्कुल बैठ गया है आपका, या 120 डिग्री से कम में है दोनों तरफ से, तो उस डायरेक्शन में आपको चंद्रमा को मान सकते हो कि प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अशुभ ग्रह में काउंट होगा उसका। तो वैसे अगर प्लेस्ड है तो या तो वैसे दशा में जातक को काफी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, या फिर अगर मिलता भी है, अगर अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि वो वैसे प्रोफेशन में है जो टेक्निकल रिलेटेड है। तो वैसे कंडीशन में हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि दशा आपकी खराब जाएगी। अगर टेक्नोक्रेट टाइप है तो उसमें दशा ठीक ठाक रहने की संभावना रहेगी। इसके बाद, इफ बेनिफिक बिकम आत्मकारक एंड एसोसिएटेड विद बेनिफिक, इफ one of them is debilitated and other honor of 8th house in a broken career। अब मान लो कि कोई प्लेनेट है जो कि शुभ ग्रह है, जो कि अमात्य कारक बैठा है, लेकिन क्या है कि अच्छा एसोसिएटेड विथ बेनिफिक है, मतलब अच्छे ग्रह के साथ बैठा भी हुआ है, मतलब खुद तो शुभ है, खुद भी अच्छा है और अच्छे ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है, लेकिन क्या है कि उसमें से एक डेबिलिटेटेड है, मतलब नीच का है, एंड अदर ऑनर ऑफ 8th हाउस। तो और उसके अलावा दूसरा, एक तो अमात्य कारक मान लो कि नीच का हो गया आपका, और दूसरा जो प्लेनेट उसके साथ बैठा है वो 8th हाउस का स्वामी है। तो ऐसे में क्या होगा, वैसे नेटिव का कैरियर अचानक खत्म हो जाएगा, या कैरियर टूट जाता है अचानक। क्यों? क्योंकि 8th हाउस सडन होने वाली चीजों को दर्शाता है। ओके। अच्छा, उसके बाद आपका द कनेक्शन ऑफ अमात्य कारक विथ 6th हाउस बट नॉट विथ 8th हाउस इंडिकेट पर्सनल एबिलिटी टू स्ट्रगल इन फेवरेबल पीरियड। अब क्या है कि अब मान लो कि किसी अमात्य कारक का 6th लॉर्ड से रिलेशन है, लेकिन 8th हाउस से नहीं। 8th हाउस से रिलेशन का मतलब हो गया कि आपको ज्यादा ऑब्स्टिकल देता है लाइफ में। 6th हाउस का रिलेशन है तो छोटी मोटी परेशानियां देगा। तो वैसा जो जातक होगा उसके पास ये क्षमता होगी कि जब थोड़ा सा भी फेवरेबल कंडीशन होगा ना, तो उसमें निकल जाएगा वो। जैसे मान के चलो ऐसे कि किसी कोई स्टूडेंट है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका कहीं सिलेक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन क्या हुआ अचानक से सीट ज्यादा निकल गई, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो अब क्या है कि फेवरेबल कंडीशन थोड़ी सी मिल गई, इसको निकल गया वो। या ऐसे समझो कि मान लो कोई क्रिकेटर है, उसको प्लेसमेंट मिल नहीं रही है, मतलब नेशनल टीम में, इंडियन टीम में खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ, मेहनत तो डेली कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है पूरा उसमें आने का, लेकिन अचानक पता चला कि जिस प्लेयर के लिए, अब जैसे ऐसे सोचो ना कि महेंद्र सिंह धोनी था, तब तक दिनेश कार्तिक को नहीं मौका मिल पाता था। अब मान लो कि दिनेश महेंद्र सिंह धोनी बीच में बीमार हो जाता है, या कहीं ड्रॉप आउट होता उसका, तो उस कंडीशन में कंडीशन फेवरेबल हो गई, तो ऐसे कंडीशन में इसको दिनेश कार्तिक को मौका मिल गया, वो खेल लिया। तो ऐसे जोड़ सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन आपको मिल जाएगी, तो वो नेटिव स्ट्रगल करके आगे निकल जाएगा। अगर फेवरेबल नहीं मिलेगी तो थोड़ी इसको प्रॉब्लम रहेगी, अगर हम आते कारक सिक्स में है तो, या एक्सपेक्ट कर रहा है तो। उसके बाद, राशि दशा ऑफ एनी हाउस हैविंग अमात्य कारक और आत्म कारक 10th और 11th फ्रॉम इट, इट विल बी फेवरेबल इफ विंशोत्री ऑल्सो फेवरेबल। अब देखो, अगर अमात्य कारक की दशा है और उससे 10th हाउस में आपका बैठा हुआ है राशि, तो वो आपके फेवरेबल कंडीशन को दिखाता है। उस दौरान आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा अमात्य कारक का अ वेल प्लेस्ड अमात्य कारक बट डेबिलिटेटेड एंड बैडली एक्सपेक्टेड बाय एनिमी कैन डू द डैमेज। ठीक है। अमात्य कारक अगर नीच का हो गया है, मान लो शनि है और जाके आपका मेष राशि में बैठ गया है, आपका चंद्रमा है वृश्चिक राशि में बैठ गया आपका, ऐसे कोई है प्लेनेट, तो और किसी खराब प्लेनेट से दृष्टिपात भी उसका हो रहा है, जैसे मान लो कि ज्ञाति कारक से हो जाए आपका, चाहे मान लो कि अगेन जो घाती कारक है वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते हैं, तो उसकी वजह दृष्टि हो रही है। तो या दुश्मन जो ग्रह हैं उनके साथ दृष्टि हो गई, तो ऐसे में वो क्या करेगा, आपके करियर को बर्बाद कर देगा। तो ये आपके अमात्य कारक से रिलेटेड थी आपकी, और उसके अलावा जो कारकांश का पोजीशन था, ये सब चीजें थी, और दशा के बारे में देखा। तो आज इतना ही हम लोग रोकते हैं, और कुछ पूछना तो बताओ आप, नंद किशोर जी। हम्म। आवाज नहीं आ रही है।
हम्म, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही आवाज। चलिए, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है नंदकिशोर जी। कोई इशू लगता है, टेक्निकल इशू आ गया कुछ। जी सर। हाँ, अभी आई आवाज। जी। हाँ, कुछ कुछ पूछना है आपको। नहीं सर, समझ में आ गया। बिल्कुल, हाँ, बाई चांस एक बार आपका दशा-वशा का होगा तो वो आप देखना एक बार क्या उसमें, बस आपको जो अवधि निकालना है उसके लिए आप एक डिफाइन कर लेना कि डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट का है। और एक बार आपको देखना होता है कि जी। दशा सीधी चलनी है कि उल्टी चलनी है। तो वैसे में आप उसके लिए देख सकते हो कि दशा का क्रम कैसा है, मतलब सव्य वाली राशि है कि अपसव्य वाली राशि है। तो दशा के लिए हमने दो चीजें निकाली थी। एक तो कि हम्म, एक तो ये निकाला हमने कि हाँ, एक तो ये निकाला हमने कि जैसे 1, 2, 3 राशि होगी या 7, 8, 9 होगी तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि सीधा चलेगा कि उल्टा चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको जो अवधि निकालनी है तो अवधि निकालने के लिए अलग आपको हमने बताया हुआ है कि डायरेक्ट वाला कौन सा है और इनडायरेक्ट वाला कौन सा है। उसके हिसाब से आप काउंट करो और राशि से उसका जो स्वामी है जितना आगे है वो आपका वर्ष वर्ष होगा। इसके बाद जितना वर्ष होगा महादशा का उतने ही महीने की अंतरदशा होती है। और अंतरदशा सबसे लास्ट में आती है। जी। जैसे मीन राशि है महादशा, तो मीन राशि का की अंतरदशा सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और बाकी कुछ हमने आज चर्चा की, अमात्य कारक का रिलेशन क्या है, विभिन्न जगह पे रहेगा तो कैसे रिजल्ट देगा वो। बाकी इसका हम फाइनेंस और उसका कुछ कुछ जो बेसिक रूल होंगे वो देख लेंगे हम लोग। तो आपका फिर आप प्रिडिक्शन वाला फिर आसानी से प्रिडिक्शन का जो हम 2-3 चार्ट वार्ट जी। लगा के या इवन कुछ और चार्ट या आपका चार्ट लगा के देख लेंगे उसमें कैसी कैसी चीजें हैं। ठीक है, जी। चलिए। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है फिर। जी सर। चलिए, ओके। हाँ सर, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, इतना ही आज हो गया, काफी हो गया। चलिए जी ठीक सर। है, ओके, नमस्कार। राधे राधे। ओके, राधे राधे सर।